हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET जो आपका न्यू पेपर जो करके आता है। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो 29 मई को कंडक्ट किया था। तो इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी के जो टोटल 50 क्वेश्चन हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ विसिया फेवा टू प्रूव दैट द डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशन के तीन मॉडल जनरली आप देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा होता है फैकल्टेटिव। तो जो सबसे प्रूवन मॉडल है वो आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसको प्रोकैरियोट्स में रिप्रेजेंट किया, जो एक्सप्लेन किया गया था या फिर बोले प्रूव किया था, तो वो किया था मीजल्सन और स्टॉल साइंटिस्ट ने। उन्होंने बैक्टीरिया में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। वहीं अगर हम बात करें कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो यूकैरियोट्स में किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था, तो ये यूकैरियोट्स में आपका किया गया था टेलर एंड कैलिक द्वारा। तो आप देखिए सबसे पहले आपका जो है ये विसिया फेवा क्या होता है। तो विसिया फेवा को जो कॉमनली हम लोग है, एक मिनट, विसिया फेवा को कॉमनली हम लोग जो है वो फेवा बीन्स या फिर ब्रॉड बीन्स या फिर हॉर्स बीन के नाम से जानते हैं। जनरली आप देखेंगे जो बीन्स हम लोग यूज करते हैं जो खाने में, वो है विसिया फेवा। तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये हो गया विसिया फेवा का प्लांट। तो इसको जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है यूकैरियोट्स में, वो टेलर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। अब आप देखिए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन ई कोलाई या फिर इस्रिचिया कोलाई ए बैक्टीरिया। ये ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। दिस वाज अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मीजल्सन एंड स्टॉल। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, मीजल्सन एंड स्टॉल ने, प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में। अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो आपका किसने किया था, विसिया फेवा में किया था और टेलर एंड कलीग ने किया था। वही सेम लाइन यहाँ पर दी हुई है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और ह्यूमन सेल्स, ये आपका किया था टेलर एट ऑल ने, ये किया था आपका 1957 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट यहाँ पर जाने वाला है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम। थर्मोस्टेबल का मतलब हुआ कि हाई टेम्परेचर पर भी उस डीएनए पॉलीमरेज का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो उनको हम बोल रहे हैं क्या, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ये आपका आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस से। इसको शॉर्ट फॉर्म में टैग डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ और पॉलीमरेज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो द फर्स्ट थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वाज प्यूरिफाइड फ्रॉम एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। अब देखिए टैग मतलब होता है ना, TAQ लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया, ये हो गया टी मतलब हो गया थर्मो से ले लिया गया है, और जो थर्मो से ले लिया गया और एक्वाटिकस से आपका AQ ले लिया गया। तो इस डीएनए पॉलीमरेज को टैग डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जाना जाता है। ये आपका आइसोलेट किया था कहाँ से, थर्मस एक्वाटिकस से। द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय एलिस चेन, DB इडगर। तो ये आपका एलिस चेन एक साइंटिस्ट हो गए, DB इडगर दूसरे हो गए, एंड JM ट्रेला ये आपके हो गए तीन साइंटिस्ट। तो ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के टैग डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया था, और किस सन में किया था, तो 1976 में इसको किया गया था। कुछ हम और डीएनए पॉलीमरेज की बात कर लेते हैं। कई बार क्या आता है कि आपको मैचिंग में दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज है और इसको किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज को थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया जाता है। वहीं पर हम यहाँ पर एक लिस्ट देखेंगे, यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है इसमें आपका ये नेचर दिया हुआ है कि कैसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर आपका नेचुरल है। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का नाम दिया हुआ और यहाँ पर दिया हुआ है कि वो सोर्स यानी कि कहाँ से वो है आइसोलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए जो आपका टैग होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज नेचुरल है और थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। वहीं पर आपका हो गया दूसरा एम्पली टैग R, ये आपका रिकॉम्बिनेंट होता है और ये थर्मो एक्वाटिकस से ये भी आइसोलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हॉट टब TM, ये आपका नेचुरल होता है। ऊपर वाला आपका कैसा था, रिकॉम्बिनेंट था, तो आपका हॉट टब TM जो है ये थर्मस
फ्लेवर्स से आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं आपका नेक्स्ट है वेंटियम जो है आपका रिकॉम्बिनेंट है और ये आपका थर्मोकोकस लिथोरेलिस से आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका TTH, इसे ये भी आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका थर्मोफिलस से आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका PFU, तो PFU जो है वो ये जनरली लोग यूज करते हैं, हाई फिडेलिटी होता है, ये आपका नेचुरल है और ये आपका पायरोकोकस फ्यूरियोसस से आइसोलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पायरोकोकस का P ले लिया गया और फ्यूरियोसस का FU ले लिया, तो इसको नाम दे दिया गया क्या, PFU। ये आपका हो गया DNA पॉलीमरेज। अल्टमा TM ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका थर्मोटोगा और मेरिटमा से ये आपका आइसोलेट किया जाता है। तो ये कौन सा DNA पॉलीमरेज है या फिर कौन सा हम लोग कहें कैसा थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज और कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो उसकी लिस्ट हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ELISA जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पहले ऑप्शन में कह रहा है एंटीजन इंटरेक्शन, तो भैया ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहाँ पर एंटीजन की जगह अगर एंटीबॉडी लिख देता तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होता, सही होता। ELISA जो है वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, यानी कि आपका C स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ELISA होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। टारगेट प्रोटीन हमारा यहाँ पर ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वाई शेप हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एंटीबॉडी को बेस पर कोट किया हुआ है। उसके बाद हमने वहाँ पर टारगेट प्रोटीन डाला, टारगेट प्रोटीन डालने के बाद में हम एंजाइम डालते हैं, तो इसीलिए इसमें एंजाइम यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है क्या, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। उसके बाद में हम सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट जो होता है वो हमारा कलर प्रोड्यूस करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद में। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उसको जो उसकी फ्लोरेसेंस आती है या जो रीडिंग आती है उसको हम फोटो जो मीटर होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वहां पर हम क्या करते हैं उसको एब्जॉर्बेंस को रीड कर लेते हैं। तो ये इसका ELISA का एक प्रोसेस हो गया, ब्रीफ में हमने दिया, आपको स्टेप बता दिए कि कैसे ये रन होता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आपसे पूछते हैं कि ELISA टेक्निक जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, रिया किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये ELISA का आपका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपसे ELISA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ELISA मतलब हो गया इम्यूनोसॉर्बेंट लिंक ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये टेक्निक फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड डेवलप्ड बाय ईवा एंगलवेल एंड पीटर पर्लमैन एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में 1971 में ईवा एंगवाल एंड पर्ल पीटरमैन द्वारा ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड की गई थी। दे अचीव दिस बाय मॉडिफाइंग द रेडियो इम्यूनो ऐसे। अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि जो रिया टेक्निक पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसी में मॉडिफिकेशन करके ELISA बनाया था। तो ओरिजिनल टेक्निक कौन सी थी, तो आपकी थी कौन सी, रिया। उसी में मॉडिफिकेशन करके कौन सी टेक्निक डेवलप की गई, तो वो आपकी डेवलप की गई कौन सी, ये आपकी ELISA डेवलप की गई। तो यहाँ पर ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ये आपका हो गया कौन, रूजलिन सुसमैन यालो, इन्होंने ये आपका रिया का डेवलप किया था। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है आपका रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो रिया मतलब रेडियो इम्यूनो ऐसे वाज डिस्कवर्ड बिफोर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे, यानी कि ELISA से पहले डिस्कवर किया गया था किसको, रिया को डिस्कवर किया गया था। रिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1960। तो रिया किस सन में इंट्रोड्यूस की गई थी, 1960 में। रिया जो है यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है, रिया मतलब हो गया क्या, रेडियो इम्यूनो ऐसे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिया मतलब हो गया रेडियो इम्यूनो ऐसे। रिया जो है वो आपका 1960 में किया गया था और जो आपका ELISA है वो 1971 में किया गया था। while ELISA was introduced in 1971. तो रेडियो इम्यूनो ऐसे रिया was developed by Solomon Burson and Rosalind Yalow in the late 1950. द फर्स्ट डिस्क्राइब इन दी 1960, इन्होंने 1950 में कर लिया था, लेकिन पहली बार डिस्क्राइब जो है वो किया था क्या 1960 में, फॉर मेजरिंग एंडोजिनस प्लाज्मा इंसुलिन। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले रिया का यूज जो है वो किस चीज़ के लिए किया गया था, तो यहाँ पर किया गया था किस चीज़ के लिए, एंडोजिनस प्लाज्मा इंसुलिन के लेवल को मेजर करने के लिए। और डिस्कवर किसने किया था रिया को, तो यहाँ पर रोजेलिन सुसमैन येलो और दूसरे हैं आपके कौन, ये आपका बर्सन है। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया गया था। दिस टेक्निक इज यूज टू क्वांटिफाई एंटीजन और एंटीबॉडी इन ए सैंपल
by using radioactive label rosen yellow received the Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन इन 1977 फॉर हिज वर्क ऑन रिया। रिया के काम के लिए जो रोजेल हैं इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज भी यहाँ पर दिया गया है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस इन विच हाफ ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, मतलब टोटल 4 ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं, तो 4 में से क्या कह रहा है 2 जो है ऑफ स्प्रिंग हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस पहले आप समझ लीजिए कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। तो अगर देखिए दोनों अगर कैपिटल टी कंडीशन में है, यहाँ पे सॉरी कैपिटल टी कंडीशन में है या फिर स्मॉल टी कंडीशन में है, तो इनको हम नाम देते हैं क्या, होमोजाइगस। वहीं पर क्या हो अगर आपका एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी हो तो वो आपका होता है क्या, हेट्रोजाइगस। अब आपसे कह रहा है कि किस क्रॉस में आपको हाफ इस ऑफ स्प्रिंग जो है वो होमोजाइगस में देखने को मिलेंगे और हाफ ऑफ स्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, हम इनका क्रॉस करके देखते हैं। तो आपका देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या, कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया जा रहा है आपका स्मॉल टी के साथ में, ठीक है। अब आप जब इसका यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, सारे जो बच्चे हैं वो आपके कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपके सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग होने वाले हैं वो आपके कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। लेकिन इसमें पूछा है कितना, हाफ, यानी कि 50% आपके हेट्रोजाइगस हो और 50% कैसे हो, होमोजाइगस हो। तो या जो अदर कंडीशन में, तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर में नहीं जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, आपके बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस करा दिया है किसके साथ में, स्मॉल टी के साथ में। तो आप जब क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से कुछ क्रॉस होगा। तो आप देखिए एक आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जब आपका इसी के साथ कराया, फिर आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आप जब टी का कराएंगे तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर आपके जो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग है वो आपको हेट्रोजाइगस देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, सेकंड, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी जरा हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि आपका ये दोनों स्टेटमेंट है जो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, तो हमारा सेकंड जाएगा। आप इसी मेथड पर क्रॉस करके देख सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर जो है वो पता चल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर आधा क्वेश्चन हुआ था कि कह रहा है हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस है और हाफ वुड बी होमोजाइगस, तब भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए हमारे हाफ तो हेट्रोजाइगस थे और हाफ जो है वो हमारे कैसे हैं, होमोजाइगस है। तो ये और कंफर्म हो गया कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो हमारा होता है सेल डिवीजन के एस फेज में। सेल डिवीजन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा इंटरफेज और दूसरा होता है हमारा एम फेज। इंटरफेज में हमारा आता है G1 S G2। तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज है आपकी, तो ये आपका इसमें G1 S और G2 ये आपका तीनों मिलाकर के ये आपका इंटरफेज कहलाता है, और जो आपका ये एम फेज होता है ये आपका माइटोटिक फेज होता है। तो इसका जो एस फेज होता है यहाँ पर आपका डीएनए रिप्लिकेशन होता है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 8 घंटे लगते हैं। सबसे कम समय जो है वो आपका लगता है एम फेज में, 1 से 2 घंटे के बीच में लगता है। सबसे ज्यादा आपका लगता है G1 फेज में, एस फेज में 8 घंटे लगते हैं, और जो G2 फेज होती है वहां पर आपका 4 घंटे तक लगता है। 24 घंटे की जो है ये लगभग पूरी साइकिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है G1 S G2 को हम लोग इंटरफेज कह रहे हैं, और एम फेज, एम जो होता है वो हमारी माइटोटिक फेज होती है। डीएनए रिप्लिकेशन पूछा गया था, तो डीएनए रिप्लिकेशन हमारा किस में होगा, एस फेज में यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो हर्से और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, कह रहा है उसमें कि जो यहाँ पर सल्फर है और जो हमारा फॉस्फोरस है ये कौन कौन से यूज किए गए थे, 35, 34 ये कौन कौन से यूज किए गए थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका फिर 2 सेकंड के अंदर इसका जो सही आंसर है वो आपको बताऊंगा। नहीं आप बोलेंगे सर आप हमको मौका नहीं देते, नॉलेज तो हमारे पास भी बहुत है, तो आपको 2 सेकंड का मैं समय देता हूं। तो आपका यहाँ पर टाइम समाप्त होता है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्से चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था ये बताने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है या फिर हमारा प्रोटीन है। तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, जब आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे डिटेल में देखेंगे, तो वहाँ पर हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, अवेरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट
और हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट तीनों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब हर्षे चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव S35 जो आपका प्रोटीन कैप्सूल यूज़ किया था, यानी कि प्रोटीन कोड, और जो DNA था वो आपका P32 रेडियो लेवल किया था। इन्होंने दिखाया कि जब बैक्टीरियोफेज जो है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन कोड जो है वो बाहर रह जाता है और अंदर केवल कौन इंसर्ट करता है, उसका DNA इंसर्ट करता है। तो जो नई बनने वाली जो प्रोजेनी थी तो वहाँ पर उनका DNA है वो रेडियो लेवल मिला। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा S35, देखिए जहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, और P32 यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो देखिए जब हमने कल के लेक्चर में जो आपका CUET का पेपर डिस्कस किया था वहां पर हमने इसको क्वेश्चन को आपको देखने को मिला होगा। तो वहां पर हमारा कुछ इस तरह से एक फिगर था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आज मैंने वो फिगर इंसर्ट नहीं किया हुआ है, तो उसमें कुछ आपके स्टेप थे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, DNA का आइसोलेशन करते थे, फिर रिस्ट्रिक्शन करते थे, और उसके बाद में हम फर्दर जो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस है वो करते थे। तो आपका इसमें हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ DNA, आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जो आपका इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर पूछा गया है नॉट ए पार्ट ऑफ, तो इसका जो आपका सही आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, ऑप्शन सेकंड जाएगा। ये RNAi जो होता है, ये आपका RNAi जो है ये जीन साइलेंसिंग का स्टेप होता है। mRNA और siRNA का यूज करके हम लोग जीन साइलेंट करते हैं। कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो RNAi में जो चीज यूज की जाती है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो RNAi करते हैं तो वहां पर हमारा जो मटेरियल होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, वो इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA आंसर लगाते हैं तो उनका आंसर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ड्रोसा और डाइसर जो है वो एंजाइम का रोल भी होता है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिटेल में देख पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो RNAi जो है वो आपका DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। अब देखिए RNAi या फिर RNAi का मतलब हो गया, I मतलब हो गया इंटरफेरेंस, इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए डबल स्टैंडर्ड RNA यानी कि dsRNA मॉलिक्यूल ट्रिगर द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन। ये RNAi जो है वो जीन साइलेंसिंग में यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है या RDT जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो ये आपकी की गई थी हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन द्वारा इन 1972 में। दे सक्सेसफुली लिंक्ड ए जीन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक जीन को लिंक्ड किया था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफ्यूमिरियम। साल्मोनेला टाइफ्यूनिरियम की जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड के साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इनकोडिंग जीन को इन्होंने सबसे पहले जोड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन का आपका RNAi जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज हम करते हैं, कल्चरिंग दी होस्ट सेल इन मीडियम इन ए लार्ज स्केल वो भी हम करते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं, केवल हमारा ये सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा पार्ट नहीं है RDT का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो अभी आपका HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस वहां पर पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वहां पर आपसे पूछा गया था कि जो ओजोन है, ओजोन जो हमारी अर्थ को बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेड जो सूरज से आ रही है उनसे प्रोटेक्ट करती है, तो वो आपकी ओजोन लेयर है वो किस पार्ट में पाई जाती है। तो जब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर होती हैं। सबसे नीचे आपकी होती है ट्रोफोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, और यहाँ पर जो इनके जो बीच के पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर जो ये दोनों जब जोन मिल रहे होते हैं इसको मेसोपॉज नाम देते हैं। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया। जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अलग अलग बुक में अलग अलग है, 18 से किसी में 50 दिया हुआ है, किसी में 10 से 50 दिया हुआ है, तो वो किलोमीटर पर डिस्टेंस जो है वो आपकी वेरी करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ए आंसर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। इसको O3 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और पॉइंट जरा है यहाँ पर आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपकी ओजोन की लेयर की जो थिकनेस है
थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर्ड। तो यहाँ पे 4 यूनिट दी गई हैं, इसमें से कह रहा है कि किस यूनिट में जो है वो आपकी ओजोन की थिकनेस को मेजर किया जाता है। तो ओजोन की थिकनेस को मेजर किया जाता है आपका किसमें, डॉप्सन यूनिट में। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। अब देखिए डॉप्सन यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में DU के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DU लिखते हैं। और जो DU नाम जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर दिया गया है, जिनका नाम है क्या, गॉर्डन डॉप्सन। ये ब्रिटिश मेटीरियोलॉजिस्ट थे, इनके नाम पर ये डॉप्सन यूनिट नाम रखा गया। अब आपसे कहा जाए कि अगर जो नॉर्मल हम देखें कि ओजोन की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एवरेज थिकनेस जो होती है वो 3 मिलीमीटर तक होती है व्हेन कंप्रेस्ड टू सी लेवल। सी लेवल प्रेशर पर जब हम देखते हैं तो दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 300 डॉप्सन यूनिट। तो यानी कि ये 300 डॉप्सन यूनिट का है, या फिर हम बोलें कि 3 मिलीमीटर तक ये होती है इसकी थिकनेस, किसकी, ओजोन लेयर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसमें कह रहा है XC2 कंजर्वेशन इंक्लूड, कह रहा है कि XC2 कंजर्वेशन में आपका क्या क्या आता है। तो जब हम, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया, अब तो आपको इतने पेपर सॉल्व करा दिए हैं, आपको कंठस्थ हो गया होगा कि XC2 में क्या है और InSitu में क्या है। हम यहाँ पर हर बार इमेज लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि टाइप ऑफ कंजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक आपका होता है XC2 और दूसरा होता है InSitu। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है तो हम उसे InSitu कहते हैं। अगर हम उसे क्या करें, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके किसी और जगह पर ले जाकर के शिफ्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, XC2 कंजर्वेशन। अगर इन मतलब उसी की जगह पर अगर किया जाए तो उसे InSitu कह रहे हैं, अगर दूसरी जगह पर ले जाकर के हम उसे कंजर्व करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, XC2 कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आप देखिए XC2 में आपका आ जाता है जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, बॉटेनिकल गार्डन आते हैं, वाइल्ड सफारी आते हैं और सीड बैंक आपके आते हैं। वहीं आपका InSitu कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरिया और जो आपके सेंचुरीज है, ये सारे आपके आते हैं किसमें, InSitu कंजर्वेशन में। जो आपके सफारीज होते हैं, सफारीज भी आपके किसके पार्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ सफारी, जैसे आपका इटावा में जैसे लॉन सफारी बनाया गया, तो ये आपका XC2 कंजर्वेशन है। वहां पर अलग अलग जगहों से शेरों को ला करके रखा हुआ है, तो आप कभी इटावा जाएं तो आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, आपसे पूछ रहा है कि XC2 कंजर्वेशन आपका कौन सा है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका InSitu में आएगा, ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं जाएगा। नेशनल पार्क आपका InSitu है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपका InSitu है और सीड बैंक जो है ये आपका XC2 है। तो 4 स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। सेंचुरीज अगर हम कहें या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलें तो दोनों ही हमारा InSitu का ही पार्ट है, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन ए वेलवेट ग्रास, वेलवेट ग्रास होती है, मोनोकॉटिक प्लांट है, कह रहा है सीड द कॉटिलेडन इज कॉल्ड। जो सीड जो है कॉटिलेडन होते हैं, जो जब आप कभी देखिए कि जो जैसे मान लीजिए आप देखिए चने का देखें तो उसको जब आप ब्रेक करते हैं चने के सीड को तो वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेलवेट ग्रास है ये आपका मोनोकॉट है, तो उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। तो कह रहा है कि उस कॉटिलेडन को क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेलवेट ग्रास क्या है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी के फार्म हाउस पर घूमने जाइए तो वहां पर आपको गार्डन में इस तरह की देखिए हरी हरी जो घास है वो देखने को मिलती है। इसको क्या करते हैं कि किसी और जगह पर उगाते हैं, बाद में मिट्टी के साथ में इसकी पूरी लेयर निकाल लेते हैं, इस तरह से रोल करके ला करके अपने वहां पर मैदान में बिछा दिया जाता है। यहाँ पे जो शादी वगैरह के जो मैदान होते हैं, मैरिज हॉल वगैरह, तो वहां पर भी आपको ये वेलवेट ग्रास देखने को मिलती है। तो कह रहा है कि जो इसके कॉटिलेडन है उसको क्या नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके कॉटिलेडन होते हैं उनको यहाँ पर बोलते हैं हम क्या, ये आपका स्क्यूटिलम के नाम से जानते हैं। इन ग्रासेस लाइक वेलवेट ग्रास द कॉटिलेडन इज टर्म द स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम द एंडोस्पोर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द मोनोकॉट सीड। अगर आपसे कहा जाए कि जो मोनोकॉट सीड के एम्ब्रियो होते हैं उनको फूड ट्रांसफर कहाँ से किया जाता है, तो इसी स्ट्रक्चर के द्वारा जो है वो फूड ट्रांसफर किया जाता है। वहीं जो आपका टेस्टा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ, तो जो सीड की जो कोटिंग होती है वो आपके टेस्टा और टेगमेन के नाम से जानते हैं। जब हम सीड के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये सारा आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जो आपका नीचे की तरफ सॉइल में मूव करता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, और जो आपका सॉइल सरफेस से ऊपर मूव करता है यानी कि जमीन से ऊपर जो ग्रो करता है उसको हम लोग प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। ये आपका हाइपोकोटाइल हो गया, और जो ऊपर की तरफ होगा उसको आपको एपिकोटाइल कहते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेसिव ट्रेट फॉर गार्डन पी प्लांट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो गार्डन पी प्लांट का रिसेसिव ट्रेट है। देखिए 2 ट्रेट होते हैं, एक आपका डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई 2 भाई बहन है
फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और एक और मेरा कोई भाई है, एक वो छोटा है मान लीजिए, ठीक है, मैं बड़ा भाई हूँ और वो छोटा है। तो देखिए होता क्या है कि जो घर में है दोनों में से किसी एक की सुनी जाती है जनरली। तो जो बड़ा वाला है मान लो छोटे वाले को पीठ दे रहा है, तो बड़ा वाला जो है वो डोमिनेंट है और जो छोटा वाला है वो रिसेसिव है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वन जनरेशन में वो आपका क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन रिसेसिव ट्रेड है जो गार्डन पी का जो किया गया था उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो गार्डन पी के अंदर जो रिसेसिव ट्रेड है, हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर जैसे आपका जो पर्पल कलर था, जो पिंक कलर था, वो पूछा गया था क्वेश्चन में, शायद आपको याद आ रहा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार विजिट कर लीजिए, तो वहां से ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि देखिए जो आपके राउंड है ये आपका डोमिनेंट है, ऊपर वाली जो रो है इसमें सारे आपके डोमिनेंट ट्रेड दिए गए हैं, और जो नीचे वाली जो रो है ये आपके सारे रिसेसिव ट्रेड दिए गए हैं। तो यहाँ पर राउंड येलो, व्हाइट, फुल येलो और लॉन्ग और एक्सियल पॉड है, ये सारे आपके डोमिनेंट हैं। वहीं आपका रिंकल्ड, ग्रीन, वायलेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए आपका एक स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो ये आपका रिसेसिव ट्रेड है, सेकंड ऑप्शन। ये आपका ग्रीन जो है वो आपका रिसेसिव है, और टर्मिनल पॉड फ्लावर ये आपका रिसेसिव है, और शॉर्ट फॉर्म जो होती है एक होता है टॉल होता है और एक होता है ड्वार्फ। तो ड्वार्फ जो है वो आपका रिसेसिव है और जो टॉल है वो आपका डोमिनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड जो है वो आपका रिसेसिव ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है न्यूक्लियोसोम इज, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो कल के पेपर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है वो हमारा जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इसमें 4 सब यूनिट होती थी, H2A, H2B, H3 और आपका चौथा था H4। ये चारों सब यूनिट दो दो की होती हैं, तो यानी कि 2 H2A होंगे, 2 H2B होगा, 2 H3 होगा, 2 H4 होगा, इसके साथ में आपका एक H1 और था, ठीक है। तो ये सारी आपकी दो दो होती हैं, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका यहाँ पर इस तरफ है, तो ये आपके टोटल 8 हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर जब हम लोग डीएनए को रैप कर देते हैं तो ये आपका हिस्टोन हो गया, और हिस्टोन के चारों ओर जो है वो आपका डीएनए को रैप किया जा रहा है, तो आपका बनता है क्या, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे बन रहा है, तो डीएनए होता है हमारा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, और जो हमारा हिस्टोन होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखिए जो आपका डीएनए है वो आपका नेगेटिव चार्ज है, और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है और डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हिस्टोन, तो नेगेटिव चार्ज हिस्टोन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन तो है, ये स्टेटमेंट सही है। नेगेटिव चार्ज डीएनए, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डीएनए होता नहीं है, नेगेटिव चार्ज डीएनए है, नेगेटिव चार्ज हिस्टोन नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट जाएगा कि हिस्टोन जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डीएनए जो होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखो आपसे क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। तो कल भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, आज भी हम देख रहे हैं, और जो आपका एग्जाम होने वाला है हो सकता है कि वहां पर भी आपको देखने को मिले। तो 2 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आपका यहाँ पर टाइम समाप्त होता है। तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उसके एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो हमने आपसे लेक्चर के बारे में डिस्कस किया है जिसमें ग्रिफिथ, मैकलार्ड, मैकार्टी, अवेरी वाला एक्सपेरिमेंट है और हर्षचेस का है, तो वहाँ पर ही सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये लेक्चर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमने ग्रिफिथ, अवेरी, मैकलॉड, मैकार्टी, हर्षचेस और ये सारे इसमें डिस्कस किया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे प्रूफ किया गया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं हम लोग किसको, जो हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ये इन्होंने 1928 में डिस्कवर या एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आपका इसमें कह रहा है Which disease is caused by the substitution of glutamic acid by valine। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में हमारा जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है 6th पोजीशन पर बीटा चेन ऑफ ग्लोबुलिन। बीटा चेन ऑफ ग्लोबुलिन तो कल के में हमारा यही था। इसमें आपका देखिए जो आपका ये बीटा जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन होती हैं,
एक हमारी अल्फा चेन होती है और एक हमारी होती है कौन सी, बीटा चेन। तो बीटा चेन की जो 6th पोजीशन होती है अमाइनो एसिड में, वहां पर आपका ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, वैलिन में। इन द केस ऑफ क्या होता है यहाँ पर, पॉइंट म्यूटेशन होता है, यानी कि एक पॉइंट पर केवल चेंज होता है। और जिसमें नॉर्मल जो आरबीसीज होती हैं उनका शेप इस तरह से होता है, डंबल शेप होता है, वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, सिकल शेप में आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। तो आपके देखिए यहीं से क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन भी जो है वो जो आपका CUET UG का एग्जाम होने वाला है वहां पर आपको रिपीट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कहा गया है, अभी क्वेश्चन नहीं है, उसके जो बाकी के पॉइंट थे उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर फिनाइल कीटोयूरिया है, थैलेसीमिया है, तो इसको भी जरा देख लीजिए, हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनाइल कीटोयूरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये आपका एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ये एंजाइम क्या हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो आपका डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, फिनाइल कीटोयूरिया। वहीं आपका एक डिजीज और होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एल्केप्टोयूरिया। एल्केप्टोयूरिया जो है वो आपका होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम के नॉन फंक्शन होने की वजह से होता है। तो ये दोनों डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है और जो आपसे जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि एल्केप्टोन्यूरिया जो है वो आपका होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज की वजह से हो रहा है, और जो आपका फिनाइल कीटोयूरिया है वो आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हो रहा है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो आपका पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जा रहा है, किसमें, वैलिन में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो आपका एंजाइम है वो आपका हो जाएगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PKU फिनाइल कीटोयूरिया में। ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और जो इसका जो जीन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आपको अरेंज करना है DNA फिंगरप्रिंटिंग जो आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर स्टेप्स में। तो यहाँ पर आप देखिए जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका होता है क्या, एक्सट्रैक्शन या फिर आइसोलेशन ऑफ DNA। सेम क्वेश्चन सेम स्टेप, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ DNA यानी कि ई आप सबसे पहले करेंगे, तो यानी कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ई सबसे पहले आ रहा है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। सबसे पहले हमने DNA को आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, तो सैंपल बनाया, सैंपल को हमने क्या किया, जेल में लोड किया, उसके बाद मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में हमने उसको प्रोब से इंक्यूबेट किया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ई आएगा, आइसोलेशन ऑफ DNA, फिर आपका सी आएगा, डाइजेशन आपने किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद में आपने क्या किया, उसको सेपरेट किया, तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। और सेपरेट करने के बाद में आप उसको क्या करते हैं, प्रोब के साथ में वो करेंगे, VNTR प्रोब के साथ में हाइब्रिडाइज करेंगे, और बाद में आप क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या कह रहा है, स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप है, इनको आपको कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं IDSBH। ये हो क्या, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, और ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें आपको मैचिंग करानी है। ठीक है, एक तरफ आपका अमीबियासिस है, यानी कि एक तरफ आपका डिजीज दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है कि पैथोजन या फिर कौन सा जनरा जो है वो उस डिजीज को कॉज कर रहा है। तो आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपका यहाँ पर टाइम समाप्त हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर जो आपका अमीबियासिस है, अमीबियासिस आपका कॉज होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। ठीक है, और जो आपका फाइलेरिया है, कल के भी हमने लेक्चर में फाइलेरिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हाथी पाव के नाम से भी जानते हैं। तो आपका फाइलेरिया जो होता है वो बुचिरेरिया के द्वारा होता है, बुचिरेरिया बैंक्राफ्टी, और बुचिरेरिया मलाई जो कई स्पीसीज इसकी हैं। तो यहाँ पर आपका बी का जाएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखिए आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, यानी कि 2 ऑप्शन ये हमारे एलिमिनेट हो गए। इस मेथड को हमने कल क्या नाम दिया था, इस मेथड को हमने नाम दिया था क्या, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए कि जो आपका निमोनिया होता है वो आपका हो गया क्या, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो आपका देखिए आप मैच करा लीजिए, ये आपका हो जाएगा
करेक्ट स्टेटमेंट डी का चला जाएगा थर्ड। तो यानी कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर आपका सही जाने वाला है। तो जब वो फाइलेरिया डिजीज होती है उसमें लिम्फ जो वेसल लिम्फ नोड होते हैं या फिर हम कहें कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और इस तरह से आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जेनिटल पार्ट में हो गया, ये लेग में हो गया और ये ब्रेस्ट में इस तरह से यहाँ पर फाइलेरिया डिजीज में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर आप देखिए जो यहाँ पर आपका जो मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो जो है वो फाइलेरिया वर्म का वेक्टर होता है जो इसको फैलाने का काम करता है। अब कई बार क्या होता है कि आपसे वर्म के रिगार्डिंग मैचिंग में पूछते हैं कि कौन सा जो है वो कहाँ पर मैच किया गया है। ठीक है, तो जो आपका मलेरिया होता है वो आपका एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है और जो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है वो आपका फाइलेरिया और JEV, इसको हम लोग जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्यूलेक्स फैला रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइलेरिया जो है वो कौन सा मच्छर फैला रहा है तो क्यूलेक्स फैलाता है। वहीं आपका जो डेंगू होता है वो आपका एडीज मच्छर से फैल रहा है और एडीज से आपका फैल रहा है क्या, चिकनगुनिया। तो ये आप मच्छरों के बारे में याद रखिए कि कौन सा मच्छर जो है वो आपका कौन सी डिजीज को फैलाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट बस्टर यानी कि क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। कल के पेपर में भी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपका देखिए रिमूव क्लॉट ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। ये डिसॉल्व करता है ब्लड क्लॉट को इन पेशेंट विद कंडीशन लाइक मायोकार्डियल इन्फिल्ट्रेशन। इसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पर आपका ब्लड क्लॉट हो गया है। जब यहाँ पर इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन में आपको जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो आपका क्लॉट बस्टर होता है, यानी कि ब्लड क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और प्लाज्मिन जो है वो आपका फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन डिग्रेडेशन कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लड क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है। अगर मान लीजिए आपको एक से रिएक्शन बना दिया जाए और यहाँ पर आपसे कर दे X बना दे और यहाँ पर पूछे कि कौन सा एंजाइम है, तो आप बता पाएंगे क्या कि कौन सा एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कल हमने डिस्कस किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर पाए जाते हैं और सबसे कम जीन जो है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर Y पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन एंड क्रोमोसोम Y हैज़ द फीवेस्ट जीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। क्रोमोसोम 21 हैज़ द मोस्ट जीन, तो 21 पे तो मोस्ट जीन नहीं था, क्रोमोसोम नंबर 1 पे था। ठीक है, Y पे है, ये स्टेटमेंट सही है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फंक्शन 50% से ज़्यादा जीन के अभी तक क्या है, अननोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट पूछा गया है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। 21 पर सबसे ज़्यादा नहीं है, कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम पर सबसे ज़्यादा जीन है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे ह्यूमन सेल क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। जीन के नंबर में अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन है, और अगर लंबाई के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे लंबा है। सबसे कम जीन जो होते हैं हमारे वाई क्रोमोसोम पर होते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, तो सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है वो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। इस पे 8% से ज़्यादा टोटल सेल का जो टोटल डीएनए है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 पर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जा रहा है। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, कैसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम में से कौन बड़ा होता है तो कौन छोटा होता है। तो देखिए, जैसे किसी फैमिली में जो होता है वो जो महिलाएं होती हैं वही जो है वो डोमिनेट करती हैं पुरुष के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए ये महिला जो है वो किस तरह से इस पुरुष के ऊपर चिल्ला रही है। तो जो बड़ा आदमी है वही छोटे आदमी को डांट सकता है। तो ये महिला बड़ी है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो आपका साइज में लार्ज होता है और जो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो आपका साइज में छोटा होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो महिला है वो डोमिनेट होती है पुरुष के ऊपर, तो महिला का जो क्रोमोसोम होता है वो बड़ा होता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम वाई कंपैरिजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, और सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है वो आपका 21 होता है। तो ये चीज आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ, आपका पीसीआर का स्टेप नहीं है।
तो पीसीआर मतलब हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर आप स्टेप देखिए कि पीसीआर में कौन कौन से स्टेप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पीसीआर जब होता है तो सबसे पहले आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको सबसे पहले आप डीनेचर करते हैं 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद आप इसमें प्राइमर को एनिल कराते हैं, वो आपका एनिलिंग टेम्परेचर जो है वो 50 से 60 के बीच में या 56 के बीच में आपका हो सकता है, और आप एक्सटिंक्शन कराते हैं थर्ड स्टेज में। और इसके बाद जो एक स्टेज और होती है जिसे हम लोग फाइनल एक्सटिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और आपका एक्सटिंक्शन जो है वो आपके पार्ट हैं किसके, पीसीआर के। तो डीनेचुरेशन हो गया, एनीलिंग हो गया और आपका एक्सटिंक्शन जो हो गया, ये तीनों पार्ट है पीसीआर के। जो आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है ये आपका पार्ट नहीं है पीसीआर का, तो यहाँ पर पूछा गया था नॉट ए पार्ट ऑफ पीसीआर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अबाउट जो वर्ल हॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ कर्व दो तरह का होता है, एक जे शेप होता है और एक एस शेप होता है। तो जो आपका वर्ल हॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, इसकी आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका वर्ल हॉस्ट पर इक्वेशन है, इसे हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हो गया, और ये बताता है कि कैसे ए पॉपुलेशन ग्रो इन एन एनवायरनमेंट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, उसमें कोई पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रोथ करती है। तो दो तरह का ग्रोथ कर्व हो गया आपका, एक जे शेप होता है और एक एस शेप होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो आपका ये वर्ल हॉस्ट पर्ल इक्वेशन है, ये आपका एस शेप ग्रोथ कर्व शो करती है, और इसका फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। तो यहाँ पर आप मैच करा लीजिए, तो dn/dt सब में कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या rn k माइनस n अपॉन k, यानी कि आपका हो जाएगा ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। dn/dt जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वहां पर क्या रेट चेंज हो रहा है, उसको आपका dn/dt रिप्रेजेंट करता है। r जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि वो आपका मैक्सिमम पर कैपिटल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो आपका n रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं एट ए टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर। और जो k होता है आपका कैरिंग कैपेसिटी। इन्होंने कहा था कि कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम है वहां पर इंडिविजुअल जो है वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जहां पर जो फूड रिसोर्सेज है वो सब लिमिटेड हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ जो है वो कैसे हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। इसे हम लोग एस शेप ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। वहीं आपका जो जे शेप ग्रोथ कर्व होता है, उसमें यहाँ पर फूड रिसोर्स अनलिमिटेड अगर दिया जाए तो वो ग्रोथ जो है वो जे शेप मैनर में मूव करती है। जे शेप यानी कि इस तरह से जे बनता है, तो इस तरह से ये मूव करती रहती है। तो ये आपका नेचुरल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है, नेचुरल में आपका एस शेप कर्व मिलता है, यानी कि आपका ये आपकी वर्ल हॉस्ट पर्ल इक्वेशन जो है वो आपकी नेचुरल सिस्टम में देखने को मिलती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका जाएगा क्या, dn/dt rn k माइनस n अपॉन k, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए लेक ओपेरॉन से क्वेश्चन पूछा गया है। लेक ओपेरॉन के बारे में आपको एक तरफ जीन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपका जीन का प्रोडक्ट दिया हुआ है कि कौन सा जीन का क्या प्रोडक्ट है। तो जब लेक ओपेरॉन आप देखते हैं तो लेक ओपेरॉन आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके जीन जो है वो आपका आई जीन है, जेड है, वाई है और ए जीन होता है। तो जो आपका जो यहाँ पर जेड जीन होता है, जेड जीन जो है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई आपका परमेज बनाता है, और जो ए होता है वो आपका बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर जो आपका आई जो होता है वो आपका रिप्रेसर एमआरएनए या फिर हम बोले रिप्रेसर बनाने का काम करता है। तो आई का आपका चला जाएगा क्या, रिप्रेसर, जेड का हो गया बीटा गैलेक्टोज, वाई जो हो गया वो आपका परमेज हो गया, और जो ए हो गया वो आपका ट्रांसएसिटाइलेज हो गया। अब आप मैच करा लीजिए, आपका ए का जा रहा है फोर्थ, तो ए का फोर्थ आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो आपका Z है, Z आपका चला जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि फोर्थ का सेकंड। तो फोर्थ का सेकंड जो है वो आपका केवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, ये आपका कल के पेपर में भी था। तो वहां पर आप देखिए एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो आपका बताता है क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कल का जो क्वेश्चन था वो देखिए आप जरा यहाँ पर किस तरह से था। तो वहां पर आपसे पूछा था एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपका करेक्ट जाएगा। यानी कि एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोलॉगस स्ट्रक्चर में क्या समझ लीजिए डिफरेंस है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओरिजिन सबकी अलग अलग है,
लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है, तो वो कहलाएगा क्या, एनालॉगस। होमोलॉगस, होमो मतलब समान, ओरिजिन सबकी एक जैसी है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ओरिजिन एक है और फंक्शन अलग अलग है, तो ये हो गया डाइवर्जन। ओरिजिन अलग अलग थी और फंक्शन क्या हो गया, एक हो गया, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमाइनो एसिड इज अटैच टू विच साइट ऑफ टीआरएनए। जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, अमाइनो एसिड को हम एक्टिवेट करते हैं टीआरएनए के ऊपर लगा करके। तो यहाँ पर कह रहा है कि टीआरएनए की किस जगह पर अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हो गया 5 प्राइम एंड और ये हो गया आपका 3 प्राइम। तो 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है और यहाँ पर ये ईस्टर बॉन्ड बनाता है। तो 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए टीआरएनए पर हमारा अमाइनो एसिड जो है वो आपका अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फॉइड ऑर्गन इज लार्जेस्ट एट बर्थ बट रिड्यूस्ड विद एज। कह रहा है कि कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है जो जब बच्चा पैदा होता है तब तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है वो उसका साइज जो है वो घटता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, यहाँ पर आपका थाइमस करेक्ट आंसर जाएगा। द थाइमस इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन दैट इज रिलेटिवली लार्ज एट बर्थ, प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इम्यून फंक्शन। ये टी सेल के मैचुरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारी जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं वो आपकी बनती है कहाँ पर, बोन मैरो में। जो हमारा थाइमस होता है वो बनता बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर होता है कहाँ पर, ये सॉरी थाइमस नहीं, जो हमारी टी सेल होती है वो बनती बोन मैरो में और मैच्योर होती है कहाँ पर जाकर के, थाइमस में। इसलिए इसको टी सेल को टी जो वहां से थाइमस से लिया गया है। हाउएवर इट ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज एंड एक्टिविटी अल्टर प्यूबर्टी, ए प्रोसेस नोन एज थाइमिक इन्वोल्यूशन। जैसे क्या होता है कि थाइमस जब है बचपन है तो वहां पर हाईली एक्टिव है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो थाइमस का जो साइज है वो रिड्यूस होगा। इस कंडीशन को हम लोग थाइमिक इन्वोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थाइमस जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे कि ये थाइमस जो है वो यंग स्टेज में थी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो थाइमस जो है वो साइज जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिक्रीज हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर स्टमक इन चेकिंग डिजीज। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो आपका हमारे स्टमक में डिजीज को चेक करने के लिए रोल प्ले करता है। तो आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जल्दी जल्दी। आपका यहाँ पर टाइम समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो हमारा कर्ड और दही वगैरह में देखने को मिलता है, तो ये हमारा रोल प्ले करता है चेकिंग डिजीजेज इन अवर स्टमक। तो लैक्टोबैसिलस इज ए टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट इनहिबिट्स अवर गट एंड प्ले रोल इन मेंटेनिंग ए हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका जो इसका जो हैबिटाट है वो हमारे गट में ये देखने को मिलता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को बनाए रखता है। इट हेल्प इन कीपिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन चेक बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बनाता है और उनकी ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है और एसिडिक के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाते। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा जाएगा क्या, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज कॉल्ड डॉक्टर्स ईस्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम देखते हैं जो अल्कोहल का प्रोडक्शन, तो वहाँ पर 2 तरह से अल्कोहल बनाए जाते हैं। एक होता है आपका डिस्टिल्ड अल्कोहल, दूसरे होते हैं आपके अनडिस्टिल्ड अल्कोहल। डिस्टिल्ड अल्कोहल में आपका वोडका, विस्की, रम एंड गिन आते हैं और वहीं आपके अनडिस्टिल्ड में आते हैं बियर, वाइन एंड साइडर। तो यहाँ पर आपके विस्की, ब्रांडी और रम जो है ये डिस्टिल्ड है, तो ये आपका विदाउट डिस्टिल्ड बोल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये आपके कैसे हैं, डिस्टिल्ड है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं जाएगा।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर फर्स्ट, तो नहीं दूसरा। ये अब देखिए जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है इसको बेकर्स ईस्ट, डॉक्टर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अल्कोहल फर्मेंटेशन और बेकरी में यूज किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार का जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था ना बॉटनी वाला, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कि आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है गिवन ब्लो इज द डीएनए कोडिंग सीक्वेंस, इसका कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड आपको बनाना है, ठीक है। तो सीक्वेंस देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये आपका हो गया G T A T T A C और G, ये इसका 3 प्राइम है और यहाँ पर है आपका कौन सा प्राइम, 5 प्राइम। तो डीएनए का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं तो 4 गाफ का रूल जब हम पढ़ते हैं तो 4 गाफ ने कहा था कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है 2 ना उसके बॉन्ड के साथ में, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। तो A T के साथ इंटरेक्ट करता है और G C के साथ इंटरेक्ट करता है। ये 4 गाफ का रूल है, ये अक्सर आपको देखने को मिलता है और ये अभी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का UPHSC का एग्जाम था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आप जरा यहाँ पर देखिए, तो ये आपका सिक्वेंस हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करिए, मैच करा लीजिए। जी आपको पता है किसके साथ पेयर करता है, सी के साथ करता है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो यानी कि यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ आपका कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा। तो जी का है तो यहाँ सी हो जाएगा, टी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा और ए है तो टी हो जाएगा। यहाँ पर ए और टी, यहाँ पे हो जाएगा जी सी और ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 3 था तो ये आपका हो जाएगा कौन सा प्राइम, 5 प्राइम हो जाएगा। तो आप मैच कराइए CAT, तो CAT यहाँ पर आपको देखिए CAT जो है वो केवल सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक्सोन्यूक्लियेसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। तो 2 तरह के न्यूक्लियेसेस होते हैं, एक आपका होता है जैसे मान लो ये आपका डीएनए बना हुआ है, एक होता है आपका एंडो मतलब होते हैं जो डीएनए को बीच से कट करें, और दूसरे होते हैं आपके एक्सो यानी कि जो आपके साइड से न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्सो न्यूक्लियस हैं वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए। तो हाँ एक्सो मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ से ही क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, तो ये हमारा एंडो है तो ये हमारा बीच में कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट में कह रहा है लाइगेज जॉइन स्टिकी एंड ऑफ डीएनए। तो भैया हाँ जो हमारा डीएनए लाइगेज होता है वो स्टिकी एंड को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अभी इसमें एक थोड़ा सा वो होता है ना कि ये ट्रेलर है, अभी जो मेन सस्पेंस है वो अभी बाकी है, वो अभी मैं बताता हूँ क्या है। तो नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस वाज हिंट 2। तो यहाँ पर बच्चे क्या होंगे कि कंफ्यूज रहेंगे, उनको पता नहीं है कि हिंट 2 पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था या नहीं था, तो वो इस पर टिक करके चले आएंगे और उनको पता है कि ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है। तो इस स्टेटमेंट पर हम जरा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था ये आइसोलेट किया गया था, कैरेक्टराइज वाज दी हिंट 2। इट वाज डिस्कवर्ड in 1970 by Hamilton O. Smith, थॉमस कैले एंड केंट विलकॉक्स द्वारा ये आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द बैक्टीरिया जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD स्ट्रेन 2, ठीक है। तो यही इसको नाम दिया गया है। H का ले लिया गया हीमोफिलस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का ले लिया आपका IN, और जो RD स्ट्रेन D जो ले लिया गया आपका किससे, जो आपका RD से और स्ट्रेन 2, तो इसको नाम दे दिया क्या, हिंड 2। तो हमारा पहला जो डिस्कवर्ड या आइसोलेटेड जो एंजाइम था RE वाला वो हमारा था कौन सा, हिंड 2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या सही है। अब देखिए आप यहाँ पे खेल कहाँ पर है, आपसे पूछा गया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन जो डीएनए लाइगेज होता है ये हमारा लाइगेज है ना कि RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। डीएनए लाइगेज हमारा क्या है, लाइगेजेज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, क्योंकि डीएनए लाइगेजेस जो है ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको मैचिंग कराना है। एक तरफ आपका दे दिया है कि कौन सा यहाँ पर रिसेंट एक्सटिंक्शन है, यहाँ पर आपके ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और वो प्लेस दिया गया है दूसरी तरफ कि वो किस जगह पर आपका एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा। चलिए एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मौका देता हूँ कमेंट करने के लिए, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि सर मेरे नॉलेज तो मुझे तो आता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो इसका करेक्ट आंसर जो क्या जाएगा, तो जो यहाँ पर आप सबसे पहले इन ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ने इनकी इमेज ही ना देखी हो कभी कि ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये डोडो पक्षी है जो इस टाइम पर आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये आपका है स्टीलर सी काउ। ये आपका हो गया क्वागा। क्वागा जो है वो जेब्रा की तरह आपको लगभग देखने को मिलता है। और ये आपका हो गया तस्मानिया वोल्फ, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पर तस्मानिया टाइगर के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी मैचिंग कराइए। देखिए तो जो आपका डोडो है ये आपका मॉरिटियस है। ठीक है, और क्वागा जो है वो आपका अफ्रीका हो गया। तो क्वागा का आप अफ्रीका लगाइए, तो क्वागा जो है यानी कि बी का आपका क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। और ये आपका थैलेसिया, जो ये आपका ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है थैलेसिया है, ये आपका जाएगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया पर। तो सी का आपका चला जाएगा क्या, जाएगा आपका फोर्थ। तो सी का आपका चला गया फोर्थ। अब आप मैचिंग कराना शुरू करिए। बी का फर्स्ट जो है वो आपका केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या जाने वाला है, थर्ड जाएगा। तो यानी कि आपका डोडो का हो गया आपका क्या, ये आपका मॉरिटस हो गया। ठीक है, मॉरिटियस हो गया। जो आपका क्वागा हो गया आपका अफ्रीका हो गया, और थाइलिसिया आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और स्टीलर सी का जो हो गया वो आपका हो गया क्या, रसिया हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं कि होता है ना कि जो रसिया के लोग होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और कह सकते हैं कि रसिया के लोग जो है वो दिल चुरा लेते हैं। तो स्टील मतलब होता है किसी चीज को चोरी करना। तो स्टीलर सी का जो हो गया वो आपका कहाँ पर हो गया, रसिया हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं कि रसिया के लोग जो है, स्पेशली लड़कियां जो है वो रसिया की दिल चुरा लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जो थैलेसिया आल्सो कॉमनली नोन एज तस्मानिया टाइगर, या फिर इसको तस्मानिया वोल्फ के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या हो गया, थैलेसिया को इन दो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेगास्पोरेंजियम। तो कह रहा है कि कौन जो है वो मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड नहीं है। तो कल हमने पढ़ा था ये एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने 2 सेल्स पढ़े थे, एक देखा था जनरेटिव सेल, दूसरा देखा था यहाँ पर वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो आप देखिए एक था हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा था जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो हमारा मेगास्पोरेंजिया का पार्ट नहीं है, वो हमारा किसका पार्ट है, पॉलन ग्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा था नॉट एसोसिएटेड विद, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा जाएगा क्या, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट जाने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है वो ये स्ट्रक्चर ये आपका फ्यूनिकल हो गया, दूसरा आपको दिया गया है इंटेगुमेंट। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलकर के आपका इंटेगुमेंट बना ले रहे हैं, और तीसरा है आपका माइक्रोपाइल। तो ये जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, माइक्रोपाइल। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, मेगास्पोरेंजिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्या है, ये पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ के बाद में इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो है वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे मैंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इस पैराग्राफ का कोई लेना नहीं होता है, आप इसको छोड़ करके सीधा क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें हम लोग इसे ईस्टर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि ये प्यूबर्टी के टाइम पर ही स्टार्ट होती है। जनरली ड्यूरिंग ओवुलेशन ओनली 1 ओवम इज रिलीज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें कहा है कि जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के टाइम पर एक जो है ओव्यूल वो रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। The cyclic change in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone। जो pituitary gland और ovary gland, ओवेरी के जो हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर साइकिल को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
आफ्टर coitus sperm are transported to the junction of isthmus ampulla where the sperm fertilize the ovum leading to the formation of a diploid zygote। ये बता दिया इन्होंने किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से और स्पर्म रिलीज हो रहा है मेल के द्वारा, तो स्पर्म जो है वो पूरा अपना पाथ मूव करते हुए आता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला और स्थमस का जंक्शन होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है। जायगोट जाकर के बाद में यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर पूरा बता दिया कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद अब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहां पर आपको फोकस देना है किस पे, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने जब पढ़ा था तो ये वाला रीजन जो है ये यहाँ पर हमारा वेजाइनल रीजन था, ये आपका फिर रीजन था, ये आपका सर्विक्स रीजन था जहाँ से यूटरस के लिए एंट्री लेते थे, और इसके ऊपर जो है आपका ये यूटरस है, ये रीजन जो है वो आपका फंडस, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका इन्फंडिबुलम होता है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, स्थमस और इन्फंडिबुलम। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे फिम्बरी नाम देते थे। ये आपका यहाँ पर क्या है, ओवरी है, ये आपकी एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया था किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एसेसरी डक्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द फैलोपियन ट्यूब, cervix, vagina, which help transport gamete and support fertilization. The uterus, however, serve as the site for embryo implantation and fetal development rather than acting as a accessory duct. तो यहाँ पर जो यूटरस होता है ये डक्ट नहीं है, ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए पार्ट रोल प्ले करता है, लेकिन ये डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब होता है कि वो कोई रास्ता जहां से निकल करके कोई जा रहा हो, तो ये हमारा डक्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सेकंड यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसके यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, और कह रहा है कि जो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कि कौन कौन जो है वो फीमेल जेनेटेलिया के पार्ट हैं। सबसे अच्छी चीज है जो यहाँ पर आपका मॉन्स प्यूबिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था वहां पर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए जरा कि जो फीमेल जेनेटेलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फीमेल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डॉट टाइप का प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। ये आपका ब्लैडर ओपनिंग है या फिर इसे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, जहाँ से यूरिन रिलीज होती है। ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एनस के नाम से जानते हैं, और ओवरी के दोनों तरफ जो है वो आपका बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये आपका आरपीएससी के लेक्चर में पूछा गया था कि बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है और नंबर में कितनी होती है। तो एक पेयर है और दोनों तरफ है। ये आपका हो गया इनर लिप जिसे हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं, और ये हो गया आपका आउटर लिप जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये आपका हो गया क्या, एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा। तो आप यहाँ पर मैच करा लीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं आपको 1 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आपको ये ना कहें कि हमें बताने का मौका नहीं दिया। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे समय समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि कई कई जगह पर आपका हाइमेन को भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट यानी कि जहां से मिल्क जो है वो आपका स्रावित होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट में जो डक्ट पाई जा रही है उसे हम लोग मेमोरी डक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट नहीं है। तो सी स्टेटमेंट जहां जहां आपको दिख रहा है वो उसको आप गलत कर दीजिए। तो ये आपका सी यहाँ पर हो गया, ये आपका नहीं है, ये सी आपका यहाँ हो गया, तो ये भी आपका नहीं है। कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पर आपसे पूछ रहा था कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहां पर कितने लोब होते हैं, तो आपका 15 से 20 लोब वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गया। और आपका यूपीएचएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है, तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो पार्ट है। तो आपका अब आपका ए तो आपका सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए, बी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एट द टाइम ऑफ कोइटस।
तो कह रहा है कि उस जगह का नाम बताना है जहां पर जब कोइटस मतलब जब मेल और फीमेल का जब मिलन होता है तो वहां पर स्पर्म जो है उस पाथ से होकर के नहीं जाते। तो यहाँ पर देखिए कि स्पर्म का जो पाथ हमने देखना है यहाँ पर, तो ये वेजाइना है। जब मेल का जब पेनिस यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ पर स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं फीमेल के वेजाइना में। ये स्पर्म जो है वो यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, ये जाते हैं पहले यहाँ पर जो इसका रीजन होता है सर्विक्स वाला, वहां पर वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से ये यूट्रस से होते हुए ये जाते हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में तो यहाँ आपका हो गया सर्विस हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर आपका होता है क्या, ओवरी। तो ओवरी रिलीज करती है आपका ओवम, ओवम इधर से आ रहा होता है और यहाँ पर जो इसका जंक्शन होता है एम्पुला स्टमक का जंक्शन, यहाँ से स्पर्म आ रहा है और यहाँ से आता है आपका कौन, ओवम। तो इस जगह पर आकर के दोनों का मिलन हो जाता है। लेकिन स्पर्म ऐसा नहीं कि मूव करके यहाँ ओवरी के अंदर तक चला गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है इसमें पूछा था कि किस जगह पर स्पर्म नहीं पहुंचते, तो वो आपका ओवरी पर नहीं पहुंचते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पूछा है आपसे, तो ये आपको हाईलाइट कर लेना है। टेक्स प्लेस बिफोर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। तो कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल में ओव्यूलेशन से पहले कौन पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा कार्पस ल्यूटियम का। तो कार्पस ल्यूटियम तब बनती है जब यहाँ से ओवम रिलीज होता है, तो जो यहाँ पर ये रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपका मेच्योर होती है और फिर बाद में ये डिजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन्स बनाती है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कह रहा है द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपका ओवुलेशन के बाद आता है और यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या, बिफोर ओवुलेशन। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। द सेक्रेशन ऑफ LH एंड FS इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। LH एंड FSH अटेन पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। जब ओवुलेशन होना होता है तो वहां पर और LH और FS की जो पीक होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। मैक्सिमम सेक्रेशन ऑफ LH इंड्यूस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो LH जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। तो ये आपके बाकी के स्टेटमेंट जो है वो आपके सारे सही हैं। यहाँ पर आप देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा आपसे पूछ लिया है कि कौन से डे पर क्या हो रहा होता है। तो आपका प्रोलिफरेशन फेज है, आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, सेक्रेटरी फेज है और ओवुलेटरी फेज है। ओवुलेटरी फेज मतलब हुआ कि वो फेज जहां पर ओव्यूल जो है वो ओवरी से बाहर रिलीज होता है। तो ओवुलेटरी फेज जो होती है वो आपकी, जैसे अगर बोला जाए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टोटल 28 डेज की है या 29 डेज की है, तो उसमें जो आपका बीच का मिडिल फेज होती है यानी कि 14 दूनी 28 होता है, जो 14 डेज की जो फेज होती है उसको हम लोग ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो डी का फर्स्ट यानी कि आप एक ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो केबीसी खेलते थे ना पहले सॉरी, तो केबीसी में 50-50 का ऑप्शन आता था, तो ये मैंने आपका 50-50 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स को आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको नहीं करना है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आती है आपकी कौन सी, फॉलिकुलर फेज, फिर आती है आपकी कौन सी, ओवुलेशन फेज, और सबसे लास्ट में आपकी कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले जो है वो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज है, ये आपकी 1 से 5 दिन की होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो आपकी 1 से 5 दिन की है, तो ये आपका बी का चला जाएगा क्या, थर्ड। फिर आपकी आती है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव जो है वो आपकी 5 से 13 दिन की होती है, तो ये आपका सेकंड का चला जाएगा क्या, फोर्थ। सेकंड का फोर्थ आप देखिए कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज आपका मिल रहा है सेकंड का थर्ड, सॉरी फर्स्ट का आपका फोर्थ जा रहा है, तो फर्स्ट का फोर्थ आपको देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड जाएगा। ये आपका देखिए मेंस्ट्रुअल फेज हो गया आपका 1 से 5, प्रोलिफरेटिव हो गया 5 से 13, ओवुलेटरी हो गया 14 और सेक्रेटरी फेज जो हो गया वो आपका हो गया क्या, सेक्रेटरी फेज हो गया 13 से 28। सेक्रेटरी फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। और जब ओवुलेशन होता है यानी कि इस फेज पर देखिए ओव्यूल जो है वो आपका ओवरी से रिलीज हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पीक जो होती है वो आपके LH हार्मोन की होती है, उसके बाद जो है वो आपका ये नीचे लेवल दिख रहा है, ये आपका होता है क्या, FSH होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड जा रहा है। ए का फोर्थ जो है वो आपका केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ए का फोर्थ प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो आपकी दिख रही है केवल एक ऑप्शन में, ये आपका थर्ड आंसर जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको
फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका इकोलॉजी से पैराग्राफ है। तो कह रहा है इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए हैबिटाट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन but interact in many ways. Depending on the outcome, these interaction between two species are classified as competition. तो ये आपका इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म। Through these interaction, trophic energy transfer is facilitated. Some predator help in controlling their prey population, whereas plant have evolved diverse morphological and chemical defense against herbivores. कह रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअलिज्म और ये सारे आपको देखने को मिल रहा है, और जो प्लांट जो है वो हर्बीवोर्स के अगेंस्ट में अपने आप में रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं ताकि हर्बीवोर जो है वो उनको खा ना पाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके किस तरह के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, इसमें कह रहा है नेम द पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, यानी कि एक को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अनदर स्पीसीज हैज नो इफेक्ट, यानी कि अगली को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कल भी हमने यहाँ से क्वेश्चन देखा था, आज भी हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा तो म्यूचुअलिज्म, एक को फायदा हो रहा और एक को कुछ नहीं हो रहा तो ये आपका कॉमनसेलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, कॉमनसेलिज्म जाने वाला है। पैरासिटिज्म में जो आपका प्रेडेटर होता है उसको फायदा होता है और जो प्रे होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। एमनसेलिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा होता है और एक न्यूट्रल होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। वहीं आपका जो प्रेडेशन होता है, प्रेडेशन में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। न्यूट्रलिज्म में दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं आता। हर्बीवोरी में आपका एक को फायदा होता है और एक पर नुकसान होता है। पैरासिटॉइड में आपका एक को फायदा होता है और एक को आपका नुकसान होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आपको मैच कराना है कि फ्रॉम दी कौन सी मैचिंग जो है वो आपकी कैसी है, इनकरेक्ट है। तो म्यूचुअलिज्म में आपको दोनों को फायदा है, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है और जो प्रे होता है, उस जो प्रेडेटर होता है उसको क्या होता है, उसको जो पैरासाइट होता है उसको फायदा होता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। प्रेडेशन में देखिए क्या होता है कि आपका प्रे जो होता है उसको नुकसान होता है, जो प्रेडेटर होता है उसको फायदा होता है। एमनसेलिज्म जो है वो आपका -0 हो गया। तो ये आपका जो सही नहीं है वो आपका ये प्रेडेशन जो है वो आपका सही आंसर नहीं है। इसमें आपका प्रेडेशन में क्या होना चाहिए, देखिए आप यहाँ पर प्रेडेशन देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, प्रेडेशन में एक प्लस होता है और एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव दे दिया था, इसलिए हमारा ये सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एन ऑर्किड ग्रो एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच वेयर द मैंगो ट्री डज नॉट डिराइव एनी अपरेंट बेनिफिट फ्रॉम इट। एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो कह रहा है कि जो मैंगो प्लांट है उसके ऊपर जो है वो ऑर्किड प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है लेकिन मैंगो को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या जाएगा। तो आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इसमें से बताइए कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा। तो आपका यहाँ पे समय समाप्त होता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंगो है, तो मैंगो प्लांट के ऊपर यहाँ पर ऑर्किड जो है वो इस तरह से ग्रो करता है। तो ऑर्किड को तो फायदा हो रहा था लेकिन प्लांट को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा होता है। तो ये आपका कॉमनसेलिज्म में आ जाता है क्या, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये आपका +0 जो है वो आपने यहाँ पर भी देखा था, कहाँ गया ये +0 आपने यहाँ पर भी देखा था। तो ये आपका कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। मैचिंग आपको करानी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये घास का मैदान है। यहाँ पर क्या है कि भैंस जो है वो चर रही है और जो यहाँ पर जो ये बर्ड दिया हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इरेगेट, ठीक है। कैटल, इरेगेट एंड ग्राजिंग कैटल। कैटल, इरेगेट एंड ग्राजिंग कैटल जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये आपका देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कैटल, इरेगेट एंड ग्राजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म। ये कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। जब ये यहाँ पर जो भैंस या गाय जो भी है वो चर रही होती है तो इसके खुर से जो वहाँ पर जो मिट्टी और वो सब
उखड़ जाती है और वहाँ पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसको ये बगुला जो है वो खा लेता है। लेकिन इसको तो फायदा हो रहा था, और लेकिन ना तो इसको फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। तो ये आपका कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सी का चला जाएगा क्या, सेकंड। सी का सेकंड देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ ये दो स्टेटमेंट जो है वो आपके 50-50 आपने कर लिया। वहीं आपका देखिए फिग ट्री एंड बास्प, तो ये आपका फिग ट्री और बास्प है। ये आपका यहाँ पर एक फीमेल फिग बास्प अट्रैक्टेड बाय फिग एरोमा, तो यहाँ पर फिग जो होता है इसके एरोमा से फीमेल बास्प जो है वो अट्रैक्ट होती है। एंटायर फिग थ्रू ओपनिंग इन द एंट्री फिग थ्रू ओपनिंग इन द बॉटम ऑफ द फिग का ऑस्ट्यूल, तो यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे ऑस्ट्यूल कहते हैं, जहाँ से ये इसके फ्रूट के अंदर एंट्री करती है। ले एग एंड पॉलिनेट द फिग इन द प्रोसेस, और यहाँ पर अंदर जाएगी और जाकर के अपने अंडे देती है। आफ्टर लेइंग द फीमेल वास्प डाई, और वहाँ जाकर के फीमेल जो मक्खी जो है वो मर जा रही है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछा गया है। वहीं जो आपका एक फिश वाला एग्जाम्पल है, इन्फेस्टेंस ऑफ मेरीन फिश बाय कोपियोपैड, तो ये आपका पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। ये मछली के ऊपर जो है जो कोपियोपैड्स होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से अटैच रहते हैं। तो ये आपका बी का चला जाएगा क्या, फर्स्ट जाएगा। तो बी का फर्स्ट आप देखिए आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी का फर्स्ट। अब आप मैच कराइए जरा इसको। अच्छा, आप इसको मैच कराइए, मैं 2 सेकंड का समय देता हूं, फिर करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए हमने यहाँ पे मैचिंग तो सही किया है, लेकिन जब हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया था तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे ये रेड से जो मार्क है इसको हमने हटा दिया। अब आप देखिए कि हमारा बी का जो है वो आपका जा रहा है क्या, फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखिए केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो भी फोर्थ में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट जाने वाला है। और जो आपका सी का जो है वो आपका जाएगा क्या, सेकंड। तो सी का सेकंड यहाँ पर केवल एक ऑप्शन में है, तो इस तरह से आपको जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ देखने को मिलेगा। वहीं जो आपका डी का थर्ड, यानी कि दोनों को यहाँ पर फायदा होता है। जो आपका फिग है इसका पॉलिनेशन हो जाता है, और जो ये आपका वास्प होता है इसको यहाँ पर जो फूड और वो शेल्टर के लिए जगह मिलती है। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। और जब जो आपका आइलैंड होता है, यहाँ पर एक्सटिंक्शन ऑफ एविंगडन टर्टोइस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ गोट्स ऑन गैलापागोस आइलैंड, यानी कि जब गैलापागोस आइलैंड जो डार्विन का आइलैंड था, यहाँ पर अगर जब ये गोट को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद देखा कि टर्टोइस की डेथ हो गई, तो ये आपका एक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपका चला जाएगा क्या, ये आपका ए का चला जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर जरा एक पॉइंट और समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक ये ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है कि आपको भैंस के ऊपर इस तरह से कौवा बैठा हुआ दिखेगा। यहाँ पर इसकी एक आंख जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, इसकी आंख में कुछ बीमारी थी, इसकी वजह से ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। जैसे होता क्या था कि पुरानी पिक्चरों के जो विलन होते थे ना, वो इस तरह से आंख पे वो करके आते, तो उनकी आंख जो है वो डिफेक्टेड होती थी। तो यहाँ पर भी डिफेक्टेड है, तो आप इसको इग्नोर करिए। और यहाँ पर ये भैंस के ऊपर ये कौवा बैठा हुआ है, तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सॉरी, म्यूचुअलिज्म नहीं, ये कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। वही अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि अगर जो कौवा है वो भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से उसके जो गंदगी है, जैसे मान लो कहीं पर कुछ इंसेक्ट लगे हुए हैं उनको खा रहा है, तो वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। वहां पर क्या होता है कि कौवा तो फूड ले रहा होता है और जो वहां पर जो इंसेक्ट होते हैं उसकी बॉडी पर वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, तो वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये केवल बैठा है लेकिन यहाँ से कुछ खा पी नहीं रहा है, तो ये आपका कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है। बस इसको क्या फायदा हो रहा है कि ये यहाँ पर अपनी लोकेशन को चेंज कर पा रहा है और भैंस घूम रही है इधर उधर, तो ये आपका कॉमनसेलिज्म है। इसको तो प्लस हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये कौवा बैठा तो इसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये आपका 0 जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है, भैंस के ऊपर बैठा हुआ कौवा, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा है। यहाँ पर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर इन रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है एबायोटिक फैक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक होता है होम्योथर्म होते हैं और दूसरे होते हैं आपके पोकिलोथर्म।
होम्योथर्म मतलब क्या होता है कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें हम ह्यूमन इंडिविजुअल आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग होम्योथर्म कहते हैं। वहीं पोक्यूलोथर्म में क्या होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, होम्योथर्म्स आर एनिमल दैट मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वो उनका टेम्परेचर कैसा होगा, स्टेबल होगा। वाइल जो पोक्यूलोथर्म्स होते हैं ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके हिसाब से। कन्फॉर्मर्स भी, पोक्यूलोथर्म को कन्फॉर्मर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्फॉर्मर्स आर ऑर्गेनिज्म whose internal environment mirrors their external environment. Both पोक्यूलोथर्म एंड कन्फॉर्मर आर ऑफन इंटरचेंजेबल। तो यानी कि पोक्यूलोथर्म को ही हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। वी मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37, हम कन्फर्मर। तो ये स्टेटमेंट आपका कन्फर्मर नहीं होता, ये आपका क्या होता है, होम्योथर्म्स होता है। तो इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यानी कि सही आंसर जो है वो हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर जो ऑप्शन और दिए गए तो उनको भी देख लीजिए। डायापॉज जैसे था, तो डायापॉज इज ए पीरियोडिक सस्पेंडेड डेवलपमेंट और डोरमेंसी इन ऑर्गेनिज्म ऑफन इन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे वो क्या होता है कि डोमिनेंट डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन सच एज हार्श वेदर और फूड स्कैरिसिटी। इट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड डिले डेवलपमेंट अंटिल कंडीशन आर मोर फेवरेबल। तो ये आपको जो इंसेक्ट्स वगैरह है वहां पे देखने को मिलता है। जैसे जैसे ही आपका क्या होता है कि बरसात आती है तो बहुत सारी मक्खियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है तो मक्खियां गायब हो जाती हैं। मच्छर गर्मियों में गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बरसात वाला होता है या फिर जैसे थोड़ा नॉर्मल मौसम होता है मच्छर बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये डायापॉज इस कंडीशन को कहा जाता है कि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है वो हाइबरनेशन में, या कह सकते हैं उसको कि वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, वहीं जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये आपका, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आती रहती हैं, ये आपका राजस्थान में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो पीछे दिया हुआ था वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, Which one of the following करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब हो गया कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। या फिर जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो गे होते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट है, वो जिस इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो ए हर्माफ्रोडाइट इन एन ऑर्गेनिज्म सच एज ए प्लांट, वो प्लांट भी हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है, पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए बॉडी। हर्माफ्रोडाइट आर आल्सो नोन एज इंटरसेक्स, जैसे इंटरसेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडिविजुअल मोनोएसियस ऑर्गेनिज्म, या फिर उन्हें इंडिविजुअल्स के नाम से भी जानते, इंटरसेक्स इंडिविजुअल कह सकते हैं, या फिर मोनोएसियस ऑर्गेनिज्म कहें, या फिर हम लोग बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहें। तो बात एक ही है, सारी कंडीशन जो है वो हर्माफ्रोडाइट के लिए अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। लीचेस जो होती है हमारी हर्माफ्रोडाइट होती हैं, और जो हमारा इसमें लीचेस की जो बॉडी होती है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, ये पहले मैच्योर होते हैं, और ओवरीज जो है वो आपकी बाद में मैच्योर होती है। तो आपका जो टेपवर्म होता है और लीच जो होता है ये आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ये टेपवर्म है, यहाँ पर आप ओवरी देखने को भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको टेस्टिस देखने को मिल रहा है। तो टेपवर्म यानी कि टीनिया सोलियम जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें आपका टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, इनको फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए कि कॉकरोच जो होता है उसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मेल में आपका एनल सीरी देखने को मिलता है, और जो मेल में आपका एनल स्टाइल देखने को मिलता है, और मेल और फीमेल दोनों में एनल सीरी जो है वो कॉमन होता है। तो ये इनका डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे अगर आपको मेल और फीमेल में आपको डिस्क्रिमिनेट करना हो ह्यूमन के केस में, तो जो फीमेल होती है वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, लेकिन मेल के केस में मेमोरी ग्लैंड का साइज जो है वो बड़ा नहीं होता है। इस तरह से आप देख करके बता सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप मेल और फीमेल में बता सकते हैं। कॉकरोच में अगर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो वो आपका मेल है, और अगर एनल स्टाइल एब्सेंट है तो वो आपका फीमेल है। वहीं जो आपके कबूतर होते हैं, पिजन होते हैं, पिजन में भी आप मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं। जो मेल पिजन होता है उसकी बॉडी साइज जो है वो लार्ज होता है, और जो यहाँ पर नेक रीजन होती है वो उनकी थिक होती है। वहीं जो आपका फीमेल पिजन होता है उसका बॉडी साइज जो है वो छोटा होता है, और उनकी जो नेक है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका
फर्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज मियोसिस। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कौन जो है वो मियोसिस के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो आपका वेजिटेटिव सेल जो है वो मियोसिस में नहीं जाएगी, पॉलन ग्रेन नहीं जाते हैं, और जो आपका यहाँ पर ये है इन प्लांट मियोसिस अकर इन स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, ये आपका मियोसिस में जाते हैं। अदर सेल्स जो है वो आपकी वेजिटेटिव सेल्स है, ये कभी मियोसिस में नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है who proposed that first form of life could have come from the pre-existing non-living cell। तो कहा गया है कि किसने कहा कि जो लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ये आपका ओपेरन एंड हेल्डन ने कहा था कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग सेल से ही ओरिजिनेट हुई थी। तो इनकी जो थ्योरी है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी प्रपोजेस दैट लाइफ originated from non-living matter through a process of chemical evolution। और जो वहाँ पर जो केमिकल एवोल्यूशन के बाद में जो लिक्विड बना हुआ था उसे नाम दिया इन्होंने क्या, प्रीमोर्डियल सूप। इन 1953 में स्टैनले एंड हेरोल्ड यूरे ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ये मेथेन, अमोनिया और वाटर वेपर को लिया और यहाँ पर ये इनका स्पार्क डिस्चार्ज मेथड है, यहाँ पर इन्होंने रखा और जो उस टाइम पर जो टेम्परेचर था वो सारी कंडीशन यहाँ पर दी और जो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर अमाइनो एसिड बनाए थे। तो इसका रेशियो भी आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पर इन्होंने तीनों चीजें ली थी इसका रेशियो क्या था। तो यहाँ पर आपका अमोनिया, मेथेन और जो वाटर जो है ये आपका 2:1:2 के रेशियो में था। सबसे पहले नंबर पे आपका मेथेन था, जो 1 में है आपका वो अमोनिया है, और जो आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन ए बायोरिएक्टर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर आर डेवलप्ड वेदर यूजफुल बायो प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। In downstream processing, product formulated with preservatives are ready for marketing without quality check। तो कह रहा है कि आपने कोई भी मटेरियल बनाया और उसको क्वालिटी चेक बिना किए हुए ही मार्केट में भेज देंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड जो है वो फर्स्ट, यानी कि जो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, while bioreactor do produce useful bioproduct in culture, downstream processing involve quality testing before product are market में भेजने से पहले उसका क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि वो सही बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड वेयर एन ओवम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। एक मेथड पूछ रहा है जिसमें क्या करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट गैमेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं। तो जिफ्ट जो होता है, जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड जाने वाला है। जो आपका कल का लेक्चर है उसमें इसको डिटेल में सारी टेक्निक्स को डिस्कस किया था। ये आपका हो गया जिफ्ट, मतलब हो गया इसमें हम लोग गैमेट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और जिफ्ट जो है वो आपका हो गया जाइगोट को इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ये आपका हो गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और IUI हो गया इंट्रा यूटेराइन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख लीजिएगा, जो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स, यानी कि आपका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, इनका जब क्रॉस कराया गया तो देयर चाइल्ड कैन हैव ब्लड ग्रुप। कह रहा है कि इनके बच्चे जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो IA वाला है तो इसका एक आपका IA होता है और IO होता है, ठीक है, और इसका हो सकता है क्या, IO हो सकता है और IO हो सकता है। वहीं पर जो इसका आपका बनेगा क्या, IO बनेगा और IO बनेगा। तो जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो या तो आपका A बन सकता है या तो O बन सकता है, ठीक है, कभी भी आपका दोनों बनने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दोनों बोथ नहीं जाएगा, आपको जाएगा आइदर A और B। तो आप इसका क्रॉस करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है द साइज ऑफ BNTR वेरीज फ्रॉम।
जो BNTR होते हैं उनका साइज क्या होगा, BNTR मतलब हो गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इनका यूज जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। कैरी मुलिस ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। तो द साइज ऑफ BNTR जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ये 0.1 से लेकर 20 किलो बेसिस के बीच में होता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए जो है वो कॉमन अप्रोचेस जो है वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो कैंसर के लिए जो कॉमन अप्रोचेस हैं वो वैक्सीनेशन तो आपका नहीं होता है कॉमन अप्रोचेस, सबसे कॉमन अप्रोच आपकी होती है सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी केवल बी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो बी आपका सही जाएगा, बी, डी और ई, यानी कि बी, डी और ई, ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट जाएंगे। ये जो आपका फिजियोथेरेपी होता है ये प्राइमरी अप्रोच नहीं होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको मौका देता हूं कि आप इसमें 2 सेकंड के अंदर अंदर बताने की कोशिश करिए। ये कल भी पेपर में आपके साथ में डिस्कस किया गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि कल के पेपर से हमने यहाँ पर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो कल के पेपर में डिस्कस किए थे, वो यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन में आए हुए हैं। आपका टाइम समाप्त होता है, अब मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वॉलवर्म। तो यहाँ पर जो आपका CRY1AC और CRY2AB जो होते हैं ये आपके कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ वॉलवर्म को। तो इसका जो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ठीक है, तो आपका जो हमने आज का जो लेक्चर था इसमें CUET 2024 का जो शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसको डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।